हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 83rd क्लास है जी हमारी। हम पेपर 1 के PYQs डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट के। 6 जनवरी 2025 को जो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का या बाकी और जो भी सब्जेक्ट्स के हुए थे, तो शिफ्ट 2 का पेपर 1 जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन 50 क्वेश्चंस हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो है पेन पेपर लेके बैठे, इन 50 के 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखें। ऑनेस्टली वीडियो को रोक के देख लेना चाहिए, बट आपको अटेम्प्ट करके देखने हैं और आपको ये बताना है कि 50 में से कितने आपके सही हुए। मुझे मत बताना, भले ही अपने आप को बताना, एनालाइज करना कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, क्या चीजें, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ PYQs ओनली अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो भी आपके 40 तक क्वेश्चंस आराम से ठीक हो जाने चाहिए। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता ही है। हमारे पास टोटल इस जनवरी में जो पेपर हुए वो 16 पेपर हैं, जो कि क्योंकि हम 79 जो है वो ऑलरेडी कर चुके थे पेपर्स, तो उसमें 16 और ऐड कर दीजिए, यानी टोटल 95 क्लासेस हमारी हो जाएंगी और ये हमारी 83rd क्लास है। ओके, चलिए, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। इजी सा क्वेश्चन है, बस समझना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये परसेंटेज दे रखी है बिलो पॉवर्टी लाइन की। इससे क्लियरली समझ आ रहा है कि अबव पॉवर्टी लाइन कितनी होगी। इनको 100 में से माइनस करेंगे, यानी मैं यहाँ एक और अगर कॉलन बनाऊं कि ये जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले हैं इसमें कितनी परसेंटेज है। सो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 16 है तो यहाँ 84 हो जाएगी, यहाँ 10 है तो यहाँ 90 हो जाएगी, यहाँ 22 है तो यहाँ 78 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से परसेंटेज हो जाएगी। समझ आ रहा है? कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, बट हम परसेंटेज तो दिखा सकते हैं। समझ आ रहा है हमें? ठीक है। देन ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मेल्स अबव पॉवर्टी लाइन, स्टेट एफ। ये है स्टेट एफ, ये है फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन और ये है मेल अबव पॉवर्टी लाइन, राइट। अब ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी करेंगे 3:3 कर देंगे, नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, ये अगर 20% है तो अबव पॉवर्टी लाइन वाला कितना हो गया, 80%, राइट। सो उस बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। चलो मैं यही मान लेती हूँ कि एफ में जो है वो 100 ही लोग हैं। 100 में से 80 लोग जो है वो अबव पॉवर्टी लाइन है, 20 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब मैं 20 का 2/3 निकाल सकती हूँ और 80 का 3:5 निकाल सकती हूँ, राइट। तो वहां से मैं निकाल सकती हूँ कि चलो अगर मैं 100 एक स्टैंडर्ड लेके चल रही हूँ, तो उसमें से कितनी मेल्स जो है, कितने मेल्स जो है वो अबव पॉवर्टी लाइन है और कितनी फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट। सो मान लो ये 20 है तो 20 का ये मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, 2x + 3x इज इक्वल टू 20, यानी 5x। x क्या आ गया, 4 आ गया। और अगर यहाँ मुझे फीमेल निकालनी है तो 4×3 = 12, तो 12 फीमेल्स आ गई। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये अबव पॉवर्टी लाइन में मेल्स कितने होंगे, 5 और 3 8, 8 को डिवाइड कर दो यहाँ 80, तो 10 आ गया। x की वैल्यू तो यहाँ पे 3, यानी 10 दिया 30। सो 30 वैल्यू, यानी मुझे निकालना है 12/30। सो 2 छिकी 12, 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2:5 आ जाएगा जी। ठीक है। सो जब वैल्यू नहीं दे रखी, परसेंटेज पूछ रखा है, रेशियो दे रखी है, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इफ पॉपुलेशन ऑफ मेल्स अबव पॉवर्टी लाइन। देखो यहाँ वैल्यू अब दे दी है हमें, अबव पॉवर्टी लाइन में मेल की वैल्यू दी है 28 लाख, वो भी डी के लिए। ये है डी, ये है अबव पॉवर्टी लाइन, ये है मेल 5। ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू दे दी इन्होंने 27 लाख। तो अब ये पूछ रहे हैं कि डी की टोटल पॉपुलेशन क्या है। सो देखो, डी की पॉवर्टी लाइन से बिलो वाली पॉपुलेशन है 28%। सो 72% हो गई ऑब्वियसली, अगर हम उसकी बात करेंगे अपना अबव पॉवर्टी लाइन की, राइट। और उस अबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल दो ही लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो उसमें हमें मेल की पॉपुलेशन दे रखी है, तो क्या मैं मेल की पॉपुलेशन से इसकी टोटल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन की निकाल लूंगी। ठीक है। तो वहां से जो कैलकुलेशन आएगी उसके बाद हमें डी जो है वो कैलकुलेट, डी के लिए टोटल कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो, मेल्स जो है अबव पॉवर्टी लाइन डी में वो 27 लाख हैं, फीमेल्स जो है वो मान लिया हमने x हैं, तो हम टोटल पॉपुलेशन स्टेट की निकाल सकते हैं क्योंकि रेशियो इन्होंने ऑलरेडी मेल फीमेल का दे रखा है। ओके, सो 5/7 = 27/x,
ये मेरे पास क्या आ गई, x में फीमेल की वैल्यू आ गई। मैं मेल फीमेल को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास टोटल अबव पॉवर्टी लाइन की वैल्यू आ जाएगी। और अबव पॉवर्टी लाइन टोटल है कितना, 72%। सो वहां से मैं टोटल की यानी y टोटल की वैल्यू निकाल लूंगी जो कि 90 लाख आ जाएगी। ओके जी, सो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इजी सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी इज 90 लाख। तो सी की पॉपुलेशन दे दी। अब ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या है, मेल्स अबव पॉवर्टी लाइन। तो यहां से ये निकालना है, निकल जाएगा क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन 22% है। सो इसका 22 माइनस कर दो 100 में से, 100 में से 22 गए तो आपका क्या आ गया, 8 नहीं 78, 9 7 8 9, हाँ ठीक है 78। ठीक है, तो मैं 90 लाख का 78% कैलकुलेट कर लूंगी तो मेरे पास वो अबव पॉवर्टी लाइन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि फिर मैं 7x प्लस 6x इज इक्वल टू जो मेरी टोटल वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू यहां पुट कर दूंगी। मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू आई उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास टोटल मेल आ जाएंगे अबव पॉवर्टी लाइन में। ठीक है जी, इजी है। तो इस तरीके से ये भी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, 37.8 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इज 70 लाख, ये कैलकुलेट करके देखना। वैसे मैं यूजुअली मेरे को ये होता है कि चलो आप खुद सोल्व करके देखो, तो बट इस बार मैं क्या कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जो आपको लगे कि चलो मैंने कर तो लिया, ये सही है या नहीं, तो वो मैं सॉल्यूशन ऐड कर रही हूँ इसके बाद, हर एक क्वेश्चन के बाद। सो वो सॉल्यूशन से आपको आइडिया हो जाना चाहिए, और मैं समझा भी रही हूँ पूरा क्वेश्चन। सो इससे बेटर आप पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन देखिए, उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि आपने सही सोल्व किया है या नहीं। ये एक करेक्ट तरीका होना चाहिए टेक्निकली। Okay, if the total population of state A is 70 lakh, okay, then what is the difference between population of male below poverty line, female above poverty line? So obvious सी बात है, 16% कैलकुलेट करो, वहां से फिर ये 5 + 3 करके वैल्यू निकालो कि यहाँ की मेल और फीमेल की सेम अबव पॉवर्टी लाइन में मेल फीमेल की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आपको बिलो और अबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल में क्या करना है, डिफरेंस बताना है जी, हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, बिलो पॉवर्टी लाइन की मैंने निकाल ली है, अबव पॉवर्टी लाइन की उसमें से माइनस कर दूंगी तो वो आ जाएगी, या फिर परसेंटेज भी निकाल सकते हो बट जरूरत नहीं, जब एक बार बिलो पॉवर्टी लाइन की आ गई तो टोटल में से माइनस कर दो। ठीक है, देन फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये 5x + 3x करूंगी, देन ये 4x + 3x करूंगी, यहाँ से 8.4 लाख आ गई x की वैल्यू, यहाँ 1.4 आई थी, तो बस इसको यहाँ पे मेल की और फीमेल की वैल्यू निकाली, माइनस किया, आंसर 18.2 लाख यानी पहला ऑप्शन आ गया। ओके नेक्स्ट, if the ratio of total populations of states C and D is 7:4। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए बट इसको स्टॉप करके जरूर सोल्व करके देखना। रेशियो दे रखा है C और D का, ठीक है, कि ये 7:4 का रेशियो है। ओके, देन व्हाट्स द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल्स below poverty line in state C and female above poverty line। so again मान लो मेरे पास टोटल नहीं दे रखा, मुझे रेशियो रेशियो में खेलना पड़ेगा। so मैं मान लेती हूँ इसमें टोटल C है, इसमें टोटल D है, और वो C/D का रेशियो अपना क्या हो गया, 7/4 हो गया। ओके, सो ये चीज समझ आ रही है। सो यहां से फिर मैं क्या करूंगी, C का 22% निकाल रही हूं, D का 28% निकाल रही हूं, तो C और D एज इट इज रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगी, और यहाँ पे 6 का 5 रेशियो, यहाँ 3:4 रेशियो, ये रेशियोज निकाल के और फिर क्या किया जाएगा, फिर यहाँ पे डिवाइड आप रखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे ये देखो टोटल पॉपुलेशन का रेशियो मैंने C और D, ये तो है ही रेशियो 7:4, मैंने 22/C 22C/100, ये क्या आ गया मेरे पास, x की वैल्यू आ गई यहाँ, जब मैं बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रही हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास मेल्स की आ गई वैल्यू 0.12C और फीमेल की आ गई 0.42D। ओके, सो ये दोनों चीजें बिलो और अबव पॉवर्टी लाइन वाली मैंने कैलकुलेट कर ली हैं। अब इनको C से C वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आया आपको? क्या किया, एक सेकेंड रुको, ये C और D कैंसिल, ये मैंने कुछ कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं की, वैसे तो की नहीं होगी, मैंने डबल चेक की हैं सारी चीजें। मेल और फीमेल, मेल फीमेल 0.12 डिवाइड बाय 0.42 0.6
0.21, 0.3, 0.7, नहीं, कुछ तो गड़बड़ यहाँ मैंने की है शायद। अच्छा ओके, 7/d का रेशियो रख दिया ना, ठीक है, मैंने यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाएं। C और D, C/d का रेशियो तो 7/4 है ना, तो यहाँ पे C/d का रेशियो 7/4, यानी ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आके आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सही किया था। चलो आंसर फर्स्ट आ जाएगा जी। 6th क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक यानी साइकिल जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो केमिस्ट्री में, तो उस हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। एरोमेटिक की जब हम बात करते हैं तो हम रिंग्स में क्या बात करते हैं, उसके अंदर डबल बॉन्ड्स भी होने चाहिए। ठीक है, सो ये PAH पॉलीसाइक्लिक, तो दे आर पोटेंट कार्सिनोजेनिक एयर पॉल्यूटेंट, ये बात बिल्कुल सही है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनिमम 10 बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 10 मिनिमम रिंग आप जोड़ोगे तब जाके ये बनेंगे। एक से ज्यादा पॉलीसाइक्लिक है ना, तो एक से ज्यादा जब रिंग्स अटैच हो गई तो ऑटोमेटिकली पॉलीसाइक्लिक बन गया। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड इसका एग्जांपल है? नहीं जी, फॉर्मेल्डिहाइड एरोमेटिक का एग्जांपल नहीं है। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सो ये ठीक नजर आ रहा है, तो आंसर आपका ए और डी होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क ऑफ फिशिंग फॉर द टारगेट यूजर्स, तो कहां कौन सा इनमें से रिस्क है? कनेक्टिविटी फॉल्ट, डाटा डिलीशन, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या पावर रिडक्शन। तो देखो, फिशिंग में आप अगले के डाटा को या अगले की चीजों को एक्सेस करना चाह रहे हो। ठीक है, मान लो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको जाननी है, या ऐसे कुछ सेंसिटिव डिटेल्स आप जो है टारगेट यूजर के निकालना चाह रहे हो, तो इनमें से कौन सा रिस्क है? तो ऑब्वियसली फिशिंग एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आ जाएगा, जिसमें आप एक फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कनेक्टिविटी फॉल्ट हो ही हो या उसकी वजह से हो जो आप फिशिंग की चीजें हो रही हैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन में। डाटा डिलीशन कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, बट रिस्क मेजरली जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का ज्यादा होता है। ओके, फिशिंग अटैक्स जो हैं वो एम करते हैं यूजर्स को क्या करने के लिए, उनको ट्रिक करते हैं बेसिकली, ताकि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दें। सो इसमें आइडेंटिकल थेफ्ट या अनऑथोराइज्ड एक्सेस आपके अकाउंट की हो जाएगी, या फाइनेंशियल स्कैम हो जाएगा, तो इस तरीके की रिस्क ज्यादा है, तो वो सारे के सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आ जाएंगे। जार टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। देखो, मान लो किसी को नहीं पता, मैंने भी पहली बार सुना है कि जार टेस्ट है कुछ। ओके, तो जार टेस्ट समझ आ रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं जार में कोई चीज भर दूं, पानी भर दूं, तो ये इनमें से वाटर की कौन सी क्वालिटी को दिखाएगा? पीएच पता कर सकते हैं सिर्फ जार में भर के? नहीं। बीओडी या सीओडी पता कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। टर्बिडिटी पता कर सकते हैं कि मुझे जार में भर के, ट्रांसपेरेंट जार की बात हो रही है ऑब्वियसली, सो उसमें से मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितना टर्बिड है वाटर। ओके, कितना जो है वो ही गुचड़ा हुआ है जिसकी हम बात करते हैं, सो कितना जो है उसमें क्लैरिटी नहीं है, या कोई और जो है मिक्सिंग है उसके अंदर, चाहे वो मिट्टी की हो या बाकी चीजों की, सो वो टर्बिडिटी से आइडिया हो जाएगा। सो ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो है वो टर्बिडिटी के वाटर कौन सा क्वालिटी पैरामीटर दिखाएगा? टर्बिडिटी। ओके, इन आइडेंटिफाई आएगा ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज। देखो, ये क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन है सबको, मतलब दुनिया जहान को पता है जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये 1857 में खुली थी, और ये पहली 3 यूनिवर्सिटी थी, यानी कैलकाटा से पहले तो वैसे भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो सबसे पहले कैलकाटा आएगा। ठीक है, कैलकाटा के बाद पंजाब आएगा, आई थिंक 82 में है, 82-83 की बात है अराउंड, तो 82 है आई थिंक। देन आपका इलाहाबाद आएगा यूनिवर्सिटी 87। ठीक है, देन पटना यूनिवर्सिटी, एंड देन फिर आपका SNDT। पटना भी मैंने PYQs में कई बार करवाया है, आप मुझे बताना ये 1917 है या 20 है या 21 है, इन्हीं में से कुछ है, मुझे जहां तक लग रहा है 17 है शायद, बट स्टिल बहुत ज्यादा ईयर का गैप है, तो पटना ही साफ पता चल रहा है, इसके बाद पटना ही, और उसके बाद SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी। तो एटलीस्ट जो चीजें बहुत बेसिक हैं, बार बार रिपीट हुई हैं, वो भी अगर आपको याद हो गई तो आपके क्वेश्चंस एलिमिनेशन से सोल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए,
ये क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल बन के रह गया है कि अच्छा ठीक है, आपको कन्वर्जन करने हैं, अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो मैंने डिटेल वीडियो में भी समझा रखा है, हर जगह वीआईपी टॉपिक में भी समझाया था। आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो उसमें भी बार बार कैलकुलेट करके दिखाई हुई है चीजें। लास्ट क्लास में तो नहीं करवाया मैंने, क्योंकि लास्ट में भी आया था ये, तो मुझे पता है कि मैंने स्टार्टिंग जब ये जैन वाली सीरीज शुरू की, इसमें स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में करवाया था ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कैसे सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करके देखिए। ये 2 वाला पॉइंट, ये डेसिमल से पहले के लिए आप क्या करते हो, 2 is 0 2 1 2 2 ये तरीका, ऐसे इसमें 4 की 0 4 की 1, ऐसे ही 8 इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो हम इन सारी वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है अपनी सीक्वेंस देखेंगे। जो डेसिमल के बाद की बात हो रही है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 2 की पावर -1 -2 इस तरीके से सोल्व करेंगे, या 4 की पावर -1 -2 ऐसे, और जो डेसिमल से पहले वाले हैं उनको इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है जी। सो ये कॉन्सेप्ट आप डिटेल वीडियो में भी देख लेना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कभी भी जो है बिल्कुल ऐसे आसमान से आराम से बढ़िया सा क्वेश्चन टपक सकता है इससे। ओके, चलो। अरेंज द फॉलोइंग मेजर्स फॉर अ गिवन डाटा सेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये मैंने बेसिक स्टैट की वीडियोस में भी आपको करवाया था, आपने वो 10 क्लासेस देखी होंगी, तो बहुत बेसिक है, आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए स्टैट का कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। ओके, तो 7th डेसाइल, देखो डेसाइल होता है 10 के लिए, तो 7th डेसाइल स्टैंड्स फॉर 70। मीडियन मतलब हम हाफ की बात कर रहे हैं, सो मीडियन स्टैंड्स फॉर 50। क्वार्टाइल, 1 क्वार्टाइल इज इक्वल टू 25, तो ये 3rd क्वार्टाइल है, तो ये इट इज इक्वल टू 75, और ये 78th परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल हमने कैलकुलेट कर ली है सारी की सारी। तो यहां से आप देख लो, अब इसका क्या बोला इन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो सबसे पहले 50 आएगा, देन आपका ये 7th डिसाइल, देन आपका 3rd क्वार्टाइल, और देन आपका ये डी आ जाएगा। तो आंसर BACD, सेकेंड ऑप्शन। ओके, with reference to digital communication, which of the following are example of simplex type of communication? Simplex, duplex पहले भी आया हुआ है, बताया था। simplex is like one sided communication, duplex में दोनों तरफ से हो रहा है, half duplex, half से, वो सारी चीजें हमने की हुई हैं, आपको नाम से ही समझ आ जाना चाहिए। तो ये simplex पूछ रहे हैं, यानी वन साइडेड हो। ओके, सो ये देखो, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वन साइडेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाती है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग भी वन साइडेड इंफॉर्मेशन देती है। कंप्यूटर टू प्रिंटर कम्युनिकेशन, यानी कंप्यूटर ने प्रिंटर को कमांड दे दिया, प्रिंटर उल्टा थोड़ी ना कोई कमांड देगा, ठीक है। कीबोर्ड ने कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर दिया, यानी कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ कोई चीज हमने ऐड कर दी, कुछ लिख दिया, वापस से कंप्यूटर थोड़ी ना लिख के देगा आपको, राइट। तो ये सारे क्या हैं आपके ABCD, ये साउंड कर रहे हैं बढ़िया। वॉकी टॉकी पे दोनों तरफ से बातचीत होती है, ठीक है। तो वॉकी टॉकी आपने मूवीज में हर जगह देखा ही होगा, वॉकी टॉकी की, वो पुलिस वाले या फिर जो है जासूस वगैरह यूज कर रहे होते हैं, और ये बताने के लिए कि कहाँ क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। सो वॉकी टॉकी दो डबल साइडेड इंफॉर्मेशन के लिए। सो ABCD आपका आंसर होगा जी। इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मैंने बता ही दिया, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, सेंडर टू रिसीवर, कोई फीडबैक कोई रिप्लाई जो है वो आपको दूसरी तरफ से नहीं मिलेगा। दैट इज सिंप्लेक्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे सिंपल टाइप कम्युनिकेशन का। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने देखा, पेपरार्जी, मतलब सारी दुनिया जहान को पता है जो फोन यूज करते हैं कि पेपरार्जी का मतलब क्या है। तो ये कुछ एक फ्रीलांस फोटोग्राफर्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज को स्टॉक करते हैं, उनकी फोटोज जो है वो क्लिक करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को या उन फोटोज को जो है किसी मीडिया हाउस को बेच देते हैं, ठीक है। सो पेपरार्जी इज दैट। तो ये अगर इतना भी आइडिया होता, जो कि होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एज है और इसमें आपको इतना तो पता ही हो कि चीजें क्या चल रही हैं, ठीक है। तो सबको पता है पेपरार्जी क्या होती है, वहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। ओके, उसके बाद भी अगर आप देखो पैरोडी, तो पैरोडी होता है कि मजाक मजाक में इनडायरेक्ट वे में किसी चीज का जो है वो बेसिकली मजाक में कोई इनडायरेक्ट वे में बात बोल रहे हो आप, ठीक है। सो ये भी हमने देखी है, कुणाल कामरा या बाकी लोग जो ये पैरोडीज बनाते हैं कि अच्छा क्या चल रहा है सरकार में। सो जो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में, सार्केस्टिक वे में, कई बार तो डायरेक्ट भी होती है, तो पैरोडी इज लाइक दैट। ओके, देन रेडिकल रीडिंग, सो ऑडियंस का जो रिजेक्शन है मीनिंग, वैल्यूज या ओपिनियंस ऑफ ऑथर, वो है रेडिकल रीडिंग। सोप ओपेरा जो है ये एक सीरियल ड्रामा जॉनर है आपका, जो अलग अलग, मतलब इट्स लाइक जैसे अपने यहाँ थिएटर या बाकी चीजें होती हैं जिसमें अलग अलग तरीके से चीजें परफॉर्म की जाती हैं, अलग अलग डांस होते हैं, ड्रामाज होते हैं कल्चर में, तो वैसे ही सोप ओपेरा जो है वो आपका एक सीरियल ड्रामा जॉनर आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन सही है जी। What among the following exemplifies extension of a term that is empty?
सो एम्प्टी एक्सटेंशन की बात हो रही है। पेन, बुक, गोड और बैग, आपको सबसे डिफरेंट नहीं लग रहा गोड? यहीं से ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें एग्जिस्ट करती हैं एटलीस्ट, ठीक है। एम्प्टी एक्सटेंशन का मतलब है कि एक्चुअल इंस्टेंस नहीं है कि अगर मैं गॉड बोल रही हूँ तो जो है कृष्ण भगवान किसी ने देख रखे हैं या फिर जो है ब्रह्मा किसी ने देख रखे हैं, कि जो भगवानों की बिरादरी है उसमें से कोई तो देख रखा हो किसी ने, कोई तो एग्जिस्ट करता हो, तो वो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ना तो किसी चीज की ना मेंबर्स की। सो रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्टेंस जब देखने को नहीं मिलती तो ये एम्प्टी एक्सटेंशन है, ओके। बाकी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो कौन सा इनकरेक्ट है? ये चीज भी मैंने कई बार करवा रखी है कि कौन सी फिलोसफी में कौन सा जो है वो किसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है, ठीक है। जैसे हमें पता है चरक फिलोसफी अगर पूछी गई तो उसमें सिर्फ परसेप्शन यानी एक ही वैलिड सोर्स जो है हम मानते हैं नॉलेज का, दैट इज परसेप्शन। अगर हम बुद्धिज्म की बात करेंगे तो उसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक परसेप्शन आ जाएगा और दूसरा आपका इन्फ्रेंस आ जाएगा, ठीक है। देन जैनिज्म की बात करेंगे तो उसमें तीन आ जाएंगे, परसेप्शन, इन्फ्रेंस और आपका टेस्टिमनी यानी शब्द, वर्बल टेस्टिमनी। सो फॉर जैनाज शब्द प्रमाण इज रिड्यूस्ड टू अनुमान, अनुमान मतलब इन्फ्रेंस, तो नहीं जी, अनुमान अलग रहेगा, शब्द अलग रहेगा, ठीक है। बुद्धिस्ट में शब्द एक इंडिपेंडेंट प्रमाण नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बुद्धिस्ट में सिर्फ परसेप्शन और इन्फ्रेंस यानी प्रत्यक्ष और अनुमान जो है उसी को कंसीडर करते हैं। मीमांसा में शब्द को एक इंडिपेंडेंट प्रमाण कंसीडर करते हैं और वेदांता में भी करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, उसमें हम इसको अलग से इंडिपेंडेंट जो है सोर्स ऑफ नॉलेज कंसीडर करते हैं, जो कि यहाँ गलत दे रखा है, ठीक है। प्रमाणा आएगा ये, ओके, प्रमाणा। एक सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज है, कश्मीर का कोड दे रखा है, लखनऊ का क्या होगा? तो सिंपल सा इजी सा ही है, देखो जे से के, जेड के बाद ए, बी क्यू आर के बाद एस, जी के बाद एच, तो जो आप कोड दे रहे हो वो एक पहले है, यानी के से पहले जे आएगा, ऐसे ही तो जे के एल, एल से पहले के आएगा, ठीक है। देन पी क्यू आर एस टी यू, यू से पहले टी आएगा, यहीं तक ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश इन्होंने नहीं की, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। वन ऑफ द मेजर बैरियर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, तो जब ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन है, सिमेंटिक डिस्टोर्शन, इफेक्टिव डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देखो बैरियर कहां से आएगा? अगर कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिवली हो रहा है तो बैरियर तो नहीं है। अगर इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्सिबल ह्यूमन एनवायरमेंट है, वो भी बहुत अच्छी बात है। सो आपको ये अच्छी बातें तो पता होंगी ना, अगर सिमेंटिक का मतलब ना भी पता हो तो, ओके। सो बाकी तीन चीजें तो बैरियर का काम करेंगी ही नहीं, बहुत सही सही बात बोल रखी है, तो आंसर ही एक बचा आपके पास। और सिमेंटिक डिस्टोर्शन होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज से रिलेटेड, कि ये बैरियर है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, बट उस अनक्लियर लैंग्वेज या एम्बिगुअस मैसेज की वजह से जो आपका रिसीवर है उसने मिस इंटरप्रेट कर लिया, मिसअंडरस्टैंड कर लिया उस मैसेज को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेंडर जब मैसेज भेज रहा है तो कोडिंग की है उसने। सो कोडिंग मतलब किसी वे में कि अगर दो लोगों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि वो इशारों में ही बात समझ जाते हैं, दैट मीन्स वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है उनका, ठीक है। वो एक जो मैसेज भेजना चाह रहा है वो दूसरा इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट जब हम सिमेंटिक डिस्टोर्शन बोल रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो सेंडर बताना चाह रहा है वो रिसीवर नहीं समझ पा रहा है, ड्यू टू द लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि जो बात जिस लहजे में जिस तरीके से बोली गई है वो मैसेज क्लियरली भेज नहीं पा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को इंप्रूव कौन सा करेगा? नॉन कंसिडरेशन ऑफ अदर्स व्यू, दूसरे के व्यू को कंसीडर करोगे वो बेटर करेगा ना कम्युनिकेशन को, ना कि उसको कंसीडर ही ना करो, तो ये तो हेल्प नहीं करेगा जी। इंटेलिजिबल कोडिंग, ओके। इंटेलिजिबल का मतलब आपको पता हो, चलो मुझे नहीं पता मतलब, ठीक है। क्लैरिफाइंग द पर्पस ऑफ मैसेज, हाँ अगर मैसेज का पर्पस क्लियर है तो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, ये बात सही है। रिसीवर की नीड्स के बारे में अगर आपने आइडेंटिफाई कर रहा है तो भी बेटर हो जाएंगी चीजें। इग्नोर कर दो रिसीवर के इमोशंस, नहीं रिसीवर नहीं तो आपका मैसेज डिकोड करना है, अगर आपने उसके इग्नोर कर दिया तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वो तो। सो ये भी एक हेल्प नहीं करेगा, तो ए और ई तो फॉर श्योर हेल्प नहीं करेंगे, तीन ही ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली बी सी डी आपका आंसर हो जाएगा। अब इंटेलिजिबल का मतलब हो जाता है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से इजीली समझ आ जाए, ऐसी कोडिंग जो है आपने कर रखी है, ओके, दैट इज इंटेलिजिबल कोडिंग, ठीक है जी।
What is the correct sequence of steps from beginning to end that occurs in a nuclear power plant? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या चीजें होती हैं, तो ये तो सबको पता है। अगर नहीं पता है तो अब जान लो इस इंफॉर्मेशन को कि आप क्या करते हो। सबसे पहले न्यूट्रॉन्स को ऐसे बोछार करते हो न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। सो बोम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन सबसे पहले रहेगा, फिर वो अब्जॉर्प्शन होगा उस न्यूट्रॉन्स की एनर्जी का। सो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, जो हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लेंगे जैसे यूरेनियम या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने ले रखा है। सो वो न्यूक्लियस इन ये जो न्यूट्रॉन्स है इनको ऑब्जॉर्व कर लेगा। देन आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन्स की मॉडरेशन होगी, मॉडरेशन के बाद कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी और लास्ट में जाके हीट रिलीज हो जाएगी। ओके, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। पैसेज पढ़िए एंड पिक द करेक्ट क्लेम्स। ओके, देयरफॉर इज द नेम ऑफ इट called Babel because the Lord did there confound the language of all the earth. ओके देखो आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही दे रखी है इन्होंने। सो आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। ओके, देयरफॉर इज एन कंक्लूजन इंडिकेटर, नहीं, देयरफॉर के बाद तो हमने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, तो कंक्लूजन कहाँ किया है अभी। ओके, बिकॉज जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को, ये बात सही है, ठीक है। क्लोज इज नॉट अ प्रेमाइस, तो प्रेमाइस नहीं है, ना ही ये आर्ग्यूमेंट है। सो बी और डी, बी डी ई प्रेमाइस ही, नॉट अ प्रेमाइस, हाँ ठीक है ना, तो सही बात है, तो प्रेमाइस नहीं है, तो ठीक बात है, बी सी सॉरी बी डी ई, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटजीज ऑफ मीडिया एनलिस्टेड बाय बी एल ओटारे। सो करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछी है, हो सकता है आपको ये इन्फॉर्मेशन ना पता हो, बट इनके मतलब समझ के अब आप ये सीक्वेंस ध्यान रख सकते हो। सेलिब्रिटी, स्पेक्टेकल एंड सिनर्जी, प्लैंड ऑब्सोलिसेंस और लॉजिक ऑफ सेफ्टी। सो इसमें क्या किया जाता है बेसिकली कि कोई ना कोई अलग स्ट्रेटेजी अपना के अपने प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज करते हो। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, सेलिब्रिटीज का यूज होता है, लाइव होता है ना, बड़ी से बड़ी अच्छी चीज, रिलायबिलिटी शो करने की कोशिश की जाती है कि बस इससे बढ़िया तो चीज ही नहीं है। और रिलायबिलिटी के चक्कर में कई बार हम मान लेते हैं कि किसी चीज का प्राइस हाई है तो वो रिलायबल होगी, अच्छी चीज होगी, ठीक है। सो वो सारी चीजें, सो इसमें क्या सीक्वेंस रहेगी, सबसे पहले रहेगा जी सिनर्जी, जिसमें आप सिनर्जी मतलब अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ आप इस तरीके से कोलैबोरेट करते हो कि आपकी चीज जो है वो ज्यादा दिखे, ठीक है। सो वो क्या हो गया, एक तरीके से आपने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स का या चीजों का इस्तेमाल किया, सिनर्जी सबको साथ लेके आई, ठीक है। देन है प्लैंड ऑब्सोलिसेंस, तो इसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप इस तरीके से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो कि आपने कोई चीज बेची है तो उसको अपडेट करना या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना, सो वो जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। सो दैट इज प्लैंड ऑब्सोलिसेंस। जैसे अगर आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो आज आपने एप्पल 15 खरीद लिया, कल को 15 प्रो आएगा, फिर 16 आएगा, 16 प्रो, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, ठीक है। सो वो चीज हो गई। देन है आपका सीडी से, देन है आपका ई लॉजिक ऑफ सेफ्टी, जो सेफ्टी का लॉजिक देने की कोशिश की जाती है कि आप जो है कंज्यूमर की इनसिक्योरिटीज या जो उनके मन में डर है किसी चीज का, उसका फायदा उठा के उसको सेफ्टी इंश्योर करने की कोशिश करते हो, रिलायबिलिटी शो करते हो, और रिलायबिलिटी के चक्कर में आपने प्राइस जो है वो हाई कर दिया है, ठीक है। अब अगला ये मान के बैठा है कि इसका प्राइस हाई है तो एटलीस्ट ये फ्रॉड नहीं होगा या ये चीज इतनी तो सही मिलेगी करके, ओके। देन है आपका सेलिब्रिटी, आप सेलिब्रिटीज को यूज करते हो एंडोर्समेंट के लिए ताकि जो है आपकी सेल मैक्सिमम हो सके। या फिर स्पेक्टिकल, लास्ट में आ जाएगा आपका स्पेक्टिकल, जिसमें आप जो है वो होता है ना ग्रैंड विजुअल्स प्रेजेंट कर देते हो, ठीक है। सो ए बी सी डी ई ए बी, ठीक है, ए बी, यही तो बोला मैंने, ठीक है। सो ये देख लीजिए जी, सिनर्जी, देन आपका प्लैंड ऑब्सोलिसेंस, लॉजिक ऑफ सेफ्टी, सेलिब्रिटी एंड देन आपका स्पेक्टिकल, जिसमें आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो एक विजुअल ग्रैंड चीज क्रिएट करके ताकि मैक्सिमम जो है आपके क्या हो सके, प्रॉफिट्स हो सके। Which of the following is the first completely open source mobile operating system developed by Google, meaning that it is free to any cell phone mobile network? सो ये क्या है, सिम्बैन है, iOS है, एंड्रॉइड है या फिर विंडोज है? तो एंड्रॉइड है जी जो गूगल ने बना रखा है, दैट इज फ्री, ओके। जबकि जो सिम्बैन है, वाइल इट वाज पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग इन द पास्ट सिस्टम, बट ये एंटायरली ओपन सोर्स नहीं था। iOS एप्पल डेवलप करता है, वो भी क्या है, फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, सो ओपन सोर्स नहीं है। विंडोज की आप बात करेंगे, वो भी एक जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, बट वो भी ओपन सोर्स नहीं था। सो एंड्रॉइड जो है वो ओपन सोर्स आपको नजर आएगा, आप उसकी कोडिंग वोडिंग चेंज कर सकते हो डाउनलोड करके। Which among the following is not a form of fallacy of defective induction? So defective induction में usually क्या होता है कि आपके पास
इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, ठीक है। सो वो इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हम उसको डिफेक्टिव इंडक्शन बोल रहे होते हैं। सो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, डेफिनेटली इसमें भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। फॉल्स कोज में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, और आपका हेस्टी जनरलाइजेशन में भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट आपको नहीं दी होती। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और बैगिंग द क्वेश्चन विल बी डिफरेंट। अच्छा ओके, हमसे नोट अ फॉर्म पूछा है ना, तो बी और ई आ जाएगा, ठीक है, बी और ई। फैलेसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन में आपको वो आर्ग्यूमेंट्स दिखेंगे जहां पे प्रीमाइसेस डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस कि आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो देखो बी और सी ही ऑप्शन में सबसे पहले, यानी रिस्क को मैनेज करोगे या हैजर्ड को आइडेंटिफाई करोगे। पहले तो हैजर्ड को आइडेंटिफाई करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली कट आउट हो गए। हैजर्ड को आइडेंटिफाई करके इन्होंने खुद ही बता दिया कि आप एक्सपोजर को असेस करो, कितना एक्सपोजर है। फिर आप देखो कि अब आपको देखना है कि रिस्क को मैनेज, पहले मैनेजमेंट की स्पेलिंग कीजिएगा, मैनेज करोगे पहले या फिर रिस्क को कैरेक्टराइज करोगे। तो जो रिस्क है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे ना, कितना रिस्क है, क्या चीजें हैं, क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, तो वो कैरेक्टराइज करके फिर आप रिस्क को मैनेज करोगे। आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ओके, investigation taking place at a specific time and place that focuses on a single question and that is not oriented towards general questions। तो आप जो है जनरल की बात ही नहीं कर रहे हो, जनरल की बात नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्सलिस्टिक नहीं है रिसर्च, इथोलॉजिकल, पर्टिकुलरिस्टिक या फिर क्वालिटेटिव, क्वालिटी क्वांटिटी की बात ही नहीं हो रही है, जनरल और स्पेसिफिक की बात हो रही है। सो ये बोल रहे हैं कि आप फोकसेस ऑन सिंगल क्वेश्चन एंड वो भी क्या है, जनरलाइज्ड क्वेश्चन नहीं है और उसकी तरफ ओरिएंटेड नहीं है, तो ये एक पर्टिकुलरिस्टिक या स्पेसिफिक रिसर्च हो गई जी। ओके, इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन द बेस्ट सूटेड कम्युनिकेशन इज, सो ऑर्गेनाइजेशन में आप कम्युनिकेशन देखेंगे तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो हायरार्की होगी, हायरार्की है तो ऊपर से नीचे तक इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी और ऑर्डर्स दिए जाएंगे, तो दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो बेस्ट सूटेड है। कि मैनेजर ने बोल दिया तो ये करना है, बॉस ने बोल दिया तो मैनेजर करेगा, तो वो सारी चीजें जो है वो सीक्वेंस में है, डाउनवर्ड है। कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 95% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। पहला ही क्वेश्चन जो है 5% दे रखा है और यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यानी 100 रुपए में अगर चीज बेची है तो 95 में आपने खरीदी थी। अगर रुपए वाइज देखा जाए तो 5 रुपए की बात आ गई, लेकिन परसेंटेज निकालना है ना अब, तो 5 रुपए के क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 95 रुपीज पे, और इनटू में 100, तो क्या आ जाएगा 5.26% का प्रॉफिट आ जाएगा जी। ओके, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर, कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर्स आप पेपर में भरते हो, तो आप तो ओएमआर शीट भरते हो, राइट। ये तो सही है इतना तो, यानी 2 ऑप्शंस तो आपके सिर्फ ओएमआर शीट की वजह से सही हो गए। स्कैन आइटम्स एट अ कंप्यूटराइज्ड टिल, चलो आइटम्स को स्कैन कर रहे हो, सो बार कोडिंग होनी चाहिए ना, हाँ ठीक है, ये तो इन्होंने खुद ही बोल दिया बार कोडिंग, ठीक है, बारकोड रीडर। कन्वर्ट प्रिंटेड और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स इनटू एन एडिटेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, तो आप अपने जो नोट्स बनाते हो हाथ से पेन से, सो वो आप जो है क्या कर सकते हो, उनका स्कैन करके और उनको कन्वर्ट भी कर सकते हो। सो वो क्या है, वो है आपका OCR। तो आंसर आपका क्या रहेगा जी, ये सेकंड रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला आइडेंटिफिकेशन, देन आपका फोर्थ OMR, देन आपका बारकोड रीडर और फिर आपका OCR। आंसर आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, फुल फॉर्म्स ध्यान रख लेना, हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए। ओके, श्री धनकिया कटक यूनिवर्सिटी अटेन्ड अ सेलिब्रिटी स्टेटस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपको एक एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा जो है एंशिएंट टाइम की यूनिवर्सिटीज खंगालने नहीं बैठोगे, आप PYQ से इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो नोट डाउन करोगे इन्फॉर्मेशन के तौर पे। ओके, और जितना PYQ में आता है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आंसर इसका क्या रहेगा, सेज नागार्जुना रहेगा। इस पीरियड में जो है उसने सेलिब्रिटी स्टेटस अटेन किया था। अगेन देखो, आर्यभट्ट, कन्नड़, सुश्रुत, नागार्जुन, तो एटलीस्ट सुश्रुत पता है सबको सर्जरी से रिलेटेड है, बेसिक है 2-4 चीजें। आर्यभट्ट पता है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, तो आंसर तो आपका यहीं से ही सोल्व हो जाता।
ठीक है। सो कन्नड़ जो है वो एटॉमिक थियरी ध्यान रखो अब, और नागार्जुन जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, एल्केमी ध्यान रखो। ओके, सो ये एटलीस्ट अब इनमें से, क्योंकि ऐसा नहीं होता 4 के 4 नाम बिल्कुल ऐसे दे दे जो कभी पूछे ही ना गए हो प्रीवियस ईयर में। ओके, सो कुछ ना कुछ आपको देखा हुआ सुना हुआ नजर आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंटेंट एनालिसिस। तो एक ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड होता है, सही बात है। रेप्लिकेट या फॉलो अप स्टडीज आर नॉट फिजिबल। क्यों है, कर सकते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, गलत है जी। इट कैन अलाउ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस विद रिलेटिव केस। ठीक है, ये बात भी ठीक है। then है it can be applied to a wide variety of different kinds of unstructured textual information। so आप उस वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो उसको एनालाइज करने के लिए। तो आंसर ए सी डी हो जाएगा, बी नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कंटेंट एनालिसिस कर रहे हो तो एप्लीकेशन या फॉलो अप स्टडीज, बिल्कुल कर सकते हो आप फॉलो अप स्टडीज। टीम पेयर सोलो स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर, इन द करेक्ट ऑर्डर। सो पहले टीम में काम करोगे, फिर दो में पेयरिंग में काम करोगे, फिर सोलो सोलो काम करोगे। सिंपल है। तो पहले आप एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लो, टॉपिक को सिलेक्ट करके आप एक लार्ज टीम में के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, देन आप जो है उस पे सिमिलर प्रॉब्लम पे पेयर्स में काम कर रहे हो, और फिर आप कंप्लीटली अकेले काम कर रहे हो। सो बी सी डी ए इजी। ठीक है। Which of the following tools are more suitable for creating videos for teaching and learning? So देखो कहूत मैंने इतनी बार बता चुकी हूँ कि गेम बेस्ड प्रोग्राम है, लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म है। ठीक है, गेम बेस्ड लर्निंग के लिए। एड पजल, ये बिल्कुल ठीक है। एड पजल में आपको जो है अलग अलग आप वीडियोस शेयर कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, देन आप जो है उन वीडियोस में फर्दर पजल और बाकी चीजें भी ऐड ऑन कर सकते हो, तो ये ठीक है। स्क्रीन कास्टोमेटिक, ये भी ठीक होना चाहिए क्योंकि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है। माइंड मिस्टर, ये तो माइंड मैपिंग के लिए यूज होता है, वीडियो बनाने के लिए नहीं होता। जैम बोर्ड, ये गूगल का था, एक वाइट इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो है वो रहता था, तो ये जैम बोर्ड भी नहीं है अपना। तो आंसर आपका बी और सी होना चाहिए, सेकंड। ठीक है। सो एटलीस्ट जितने भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या जितने भी ये वर्ड्स आए हुए हैं, कहूत, एड पजल, ये मैंने पहले भी करवाए हुए हैं। अगर आप जो है स्टार्टिंग से पीवाईक्यूज देखेंगे वहां पे भी आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बोला भी गया है मेरे द्वारा कि आप जो है इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके जो यहाँ पे आए हुए हैं ना, उनमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन तो श्योर हो जो आपने पढ़ी है। ओके, अगेन ये वही वाला क्वेश्चन अपना जिसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करते हैं। देन आपका ये क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और अंडर रूट में आ जाएंगी ये चीजें। सो ये ऑलरेडी चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं, बस म्यू का स्क्वायर कर लो। 5 5 25, 61 में से माइनस करके अंडर रूट निकाल दो। 6 6 36, 85 में से माइनस करके 36 को अंडर रूट निकाल दो। 7 7 49, 113 में से 49 माइनस करो, अंडर रूट निकाल दो। और 8 8 64, 145 में से 64 माइनस करो, और आप जो उसका अंडर रूट कैलकुलेट कर दो। ओके, हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताएं। 61 में से 25 गए, कितने बच गए, 36, 6 6 36, पहले का फोर्थ, आंसर फोर्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना इसको। डैश डिस्क्राइब्स हाउ लर्नर्स मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कोग्निटिव प्रोसेसेस। तो वो अपने कोग्निटिव प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। तो जब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या अपने कोग्निशन की बात आए तो वो मेटा वर्ड ध्यान रखिए, मेटा कोग्निशन जरूर मिलेगा। सो मेटा कोग्निटिव रेगुलेशन जो है वो रहेगा। कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप का जो मॉडल है वो हम कई बार कर चुके हैं। कोग्निटिव लोड मतलब दिमाग पे लोड पड़ रहा है सोचने के पर्सपेक्टिव से। कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप थिंकिंग करके एक ही सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, जैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में करते हैं कि एक ही करेक्ट आंसर है, तो सब लोग चाहे कोई भी तरीके से पहुंचे उस एक आंसर तक पहुंचना है। सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। सो आंसर आपका फर्स्ट रहेगा जी। What is the correct chronological order? ये भी आया हुआ है पहले, ओल्डर टू न्यूअर पूछा है। तो सबसे पहले कौन सा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ के बाद एनवायरमेंट वाला तो आई थिंक 81 में आया है। एयर और वाटर, तो पहले वाइल्ड बी, बी के बाद डी, डी के बाद आपका सी और ए आना चाहिए ना, ए नहीं आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, ये आएगा। ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72, वाटर वाला 74, 81 में एयर है, 81 में एनवायरमेंट नहीं, 86 में एनवायरमेंट। ठीक है। सो 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ओके जी, याद रखना इनके ईयर्स।
Identify the correct code on the basis of following arguments. So all actors are athletes, some actors are comedians, some comedians are athlete. So आपसे मूड और फिगर दोनों ही पूछ लिए हैं. So पहले मैं मूड बताती हूँ आपको निकालना. तो देखो जो कंक्लूजन होता है उसमें पहली टर्म जो है वो आपकी क्या होती है, माइनर टर्म होती है. दूसरी टर्म आपकी मेजर टर्म होती है. जब आप ये मूड्स कैलकुलेट करते हो, जहां पे आपको ये तो पता है जो ऑल वाली स्टेटमेंट है वो ए होती है, सम वाली स्टेटमेंट आई होती है, सम नोट वाली स्टेटमेंट ओ होती है, और नो ऑल एक्टर्स आर एथलीट, नो एक्टर्स, तो नो वाली स्टेटमेंट जो है वो ई होती है. तो ये ए ई आई ओ तो निकालना आता है. ओके, बट ये ए ई आई ओ किस सीक्वेंस में होना चाहिए वो भी आपको पता हो. कि अगर माइनर टर्म, ये माइनर टर्म है, यहाँ पे माइनर, तो आप क्या करोगे, पहले मेजर प्रेमाइस, फिर माइनर प्रेमाइस, और फिर कंक्लूजन. ये सीक्वेंस में आप बताओगे. ऑल्दो यहाँ पे तो सही दे रखा है, ये मेजर प्रेमाइस हो गई, ये माइनर प्रेमाइस हो गई. अगर ये कॉमेडियन वाली लाइन ऊपर दे रखी होती तो हमें इसको अरेंज करना पड़ता मेजर, माइनर एंड देन आपका किसमें, कंक्लूजन में. ओके, सो ये अब क्या हो जाएगा, ए आई और आपका आई, ए आई आई. वैसे तो यहीं से ही सोल्व हो गया, बट स्टिल अब हमें फिगर्स भी कैलकुलेट करने हैं. ठीक है ना. ए आई, कुछ तो गड़बड़ क्यों लग रही है मुझे, क्योंकि ये एक्टर्स तो ये क्या हो गया, मिडल टर्म, देन आपकी मिडल टर्म, तो थर्ड होना चाहिए फिगर तो. हाँ ठीक तो है, ए आई आई ठीक तो था. ठीक है, ए आई आई और थर्ड फिगर. ठीक है, फिगर कैसे निकाला हमने, जो मैंने आपको बताया था. ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है. तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहाँ है, ये यहाँ पे आपका प्रेडिकेट है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मिडल टर्म है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम देखते हैं. जब फर्स्ट फिगर है तो आपका मिडल टर्म, देन मिडल टर्म. ठीक है, ये मेरा याद करने का तरीका है, आप भी कर सकते हैं ऐसे ही. प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट. तो देखो सबसे पहले हैं दोनों टर्म्स मिडल टर्म, तो ये थर्ड फिगर हो गया. इस तरीके से अरेंज होती, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. ये लास्ट 2 क्लासेस में बैक टू बैक ये क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको. ठीक है, थर्ड फिगर हो गया. फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. सो 3 8, 3 और 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35, 35 और 13, 13 के बाद 15 ऐड कर दो. 15 ऐड करते ही क्या आएगा, 8 9 10 11 12 13, 63. ठीक है, 4 पर्सन है, ए बी सी डी. प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स. ए बोल रहा है इफ आई गिव यू 8 कार्ड्स. ए ने बोला बी को. ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर मैंने तुम्हें 8 कार्ड दे दिए तो तुम्हारे जो कार्ड हैं विल हैव एज मैनी एज सी. तो यानी ए ने 8 कार्ड दिए हैं, तो यानी बी के पास 8 प्लस हो गए. ठीक है, तो यानी बी में 8 कार्ड अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या हो जाएंगे, वो सी के बराबर हो जाएंगे. एंड आई शेल हैव 3 लेस देन व्हाट सी इज. यानी मैंने जो तुम्हें 8 दे दिए उसके बाद मेरे पास कितने बचेंगे, सी के पास जितने हैं उसमें से 3 कम. ओके, इफ आई टेक 6 कार्ड्स फ्रॉम सी. तो अगर ए जो है वो ले लेगा सी से कितने, 6 कार्ड्स, तो उसके पास कितने हो जाएंगे, ए के पास उतने हो जाएंगे जितने डी के पास हैं, उसका ट्वाइस यानी 2D हो जाएंगे. और बी और डी के पास टोटल कार्ड्स हैं 50. ये 4 इक्वेशन समझ आई. बस इन्हीं इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करके हमें ए की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, मैं क्या कर रही हूं, मैंने यहां से कर दिया, मैंने बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी 50 माइनस डी. तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दूं मैं, 50 माइनस डी प्लस 8 इज इक्वल टू सी. ठीक है, अब ये जो सी की वैल्यू है ये मैं कहाँ पुट कर रही हूँ, मैं यहाँ पुट कर रही हूँ ए वाले में. ठीक है, सो ए माइनस 8 इज इक्वल टू 50 माइनस डी प्लस 8 माइनस 3. ठीक है, अब ये ए और डी की सीक्वेंस में आ गई हैं चीजें, और यहाँ पे भी ए और डी की सीक्वेंस में है. तो या तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालू, 2D माइनस 6 कर दूं, वो चीज हो जाएगी. या फिर इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, ए और डी की फॉर्म में आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 8 इज इक्वल टू ये आपका 50 माइनस, अच्छा 50, देखो ये देखो 50, अच्छा ये 8 उधर जान, एक सेकेंड, ये क्या है आपका 50 माइनस 8 में से 3 गए 5 प्लस 5 यानी 55 हो गया. 55 माइनस डी कर सकती हूँ. यहाँ पे क्या है, a प्लस 6 है और 2D है.
ठीक है, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस कर दो, ए में से ए गया 0, ये 8 -8 -6 तो -14 हो गया। यहाँ पे 55 में से 2 गए 53। ठीक कर रही हूँ ना? ठीक है, यहां से डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो यहां पुट कर देंगे। देखो यहां तक था, ये वैल्यू सी की निकाली, सी की वैल्यू पुट की यहाँ पे 55 प्लस, अच्छा हाँ ये 14 भी तो है, 14 उधर भी तो जाएगा माइनस का। ठीक है, सो 3D इज इक्वल टू 2 मैंने कुछ मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई उसमें डिवाइड की होगी, बट ये आंसर देख लीजिए, ये बिल्कुल सही सोल्व किया था मैंने। ओके, सो डी की वैल्यू आ गई 23। अब इस डी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा ए का 40। ओके, हंटर कमीशन वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, तो मैंने आपको बता रखा है एटलीस्ट जो मेजर चीजें कि अच्छा वुड डिस्पैच के टाइम पे कौन था, 1857 की क्रांति है जो 3 यूनिवर्सिटीज खुली उस टाइम पे कौन जो है वो वहां पे वाइस रॉय या जो है गवर्नर थे उस टाइम पे, वाइस रॉय 1857 के बाद तो वाइस रॉय हो गए। ठीक है, हंटर कमीशन के टाइम पे कौन था, देन 1902 की पॉलिसी के टाइम पे कौन था, तो 1902 के टाइम पे जो कमीशन था तब कर्जन था, ZON होता है कर्जन, हंटर के टाइम पे रिपन था जी। ठीक है, सो लॉर्ड रिपन आपका आंसर होएगा। एक आदमी है जो फेस कर रखी है उसने नॉर्थ में, वेट हम लाइन ड्रॉ करेंगे, मुझे बड़ा मजा आता है ये वाले क्वेश्चन में लाइन ड्रॉ करने में। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की हमने बचपन में करते थे ना, स्कूल में जाके कंप्यूटर में लाइंस ड्रॉ करते थे ऐसे। सो ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, अब हमें यहाँ पे नॉर्थ साउथ लिखना है। रुकिए रुकिए रुकिए, ये रहा। ठीक है, अरे आधी बार तो ठीक है, देखो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ये बोल रहा है एक आदमी नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, फेस है उसका नॉर्थ की तरफ, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज होती है ये, एंटी क्लॉक हो गया उल्टा, जिस तरफ घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ एंटी क्लॉक। सो एंटी क्लॉक में यहां से देख रहा था वो इधर, अब उसने मुंह फेर लिया है 90 डिग्री, यानी वो इधर देख रहा है। ठीक है, इधर देखने के बाद उसने क्या किया, देन 135 डिग्रीज इन सेम डायरेक्शन, यानी ये जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था इसमें इसने 135, तो 90 डिग्री तो ये हो गया, 90 में प्लस कितना 45 हो गया, तो 135, यानी अब वो कहीं इधर फेस करके खड़ा है। ठीक है, ही देन टर्न्स 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो अब वो यहां से वापस से 270 जाओ तो ये क्या हो गया यहाँ पे एग्जैक्टली अगर इधर भी 45 कर दूं तो ये 180 डिग्री तो यहां हो गया, और 180 के बाद फर्दर जाना पड़ेगा उसको, तो कहीं इधर मुंह कर रखा है जी उसने, अगर आप एग्जैक्ट नापोगे तो। सो मैन का मुंह किस तरफ है, अब फेसिंग नॉर्थ ईस्ट में फेस होना चाहिए। ठीक है, आंसर फर्स्ट आ जाएगा। Which of the following were UGC recommendations on quality assurance? So देखो, डिसमेंटलिंग अनवायबल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, मतलब जो सक्सेसफुल नहीं है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज उनको आप डिसमेंटल कर दो, उस हिसाब से तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और कम हो जाएंगे, तो ये तो गलत है जी। क्रिएटिंग ए पैरेलल एक्रेडिटेशन एजेंसी फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, नहीं प्राइवेट ने क्या अलग से कुछ बिगाड़ा है, सबके लिए सेम होना चाहिए एक्रेडिटेशन। तो अडॉप्शन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये ठीक है। देन आपका सस्टेनिंग क्वालिटी थ्रू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, बेसिकली आप क्वालिटी को अश्योर करना चाह रहे हो ना, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आप एफर्ट्स डालोगे उसमें। ठीक है, सुटेबल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करोगे, ना कि आप जो है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए अलग से कोई सिस्टम खड़ा कर दो और डिसमेंटल कर दो जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी चल नहीं रहे, तो आप खत्म करते चले जाओगे ऐसे तो। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया, CDE हो गया। If research participants are assessed with a particular questionnaire early in a study, but researcher change the questions for later assessment, so participants cannot simply repeat the answer, तो किस तरीके का थ्रेट जो है इंटरनल वैलिडिटी को यहाँ हो सकता है। सो आपने क्या किया, आपने एक जो टूल था, जो क्वेश्चनएयर का आप यूज कर रहे थे, आपने वो क्वेश्चंस चेंज कर दिए, दैट मीन्स आपने वो टूल ही चेंज कर दिया, तो इंस्ट्रूमेंट ही चेंज हो गया है आपका जिससे आप मेजर कर रहे हो। आप अब डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते पिछले वाले जो है उस क्वेश्चनएयर से, क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग हैं।
ओके, सो इंस्ट्रूमेंटेशन का थ्रेट रहेगा जी, मैच्योरेशन, एटरेशन या हिस्ट्री का थ्रेट यहां आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैच्योरेशन में क्या होता है कि मान लो आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहे हो, अब सब्जेक्ट जो है वही मैच्योर हो गया, उसकी थिंकिंग चेंज हो गई। एटरेशन में क्या हो जाएगा कि वो सब्जेक्ट जो मोर्टेलिटी वाली चीज होगी कि आपकी स्टडी से वो सब्जेक्ट ही आउट हो गया है। और हिस्ट्री मतलब किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई पर्सनल हिस्ट्री, कोई एक्सपीरियंस रहा, उस बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो है वो अलग प्रोवाइड की जाए। सो ये थ्रेट यहां देखने को नहीं मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल साइंटिफिक प्रोसेस स्किल्स डेवलप करेगा स्टूडेंट्स में, स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी, एम्बिग्यूटी को टॉलरेट कर पाएंगे वो, और या फिर स्पिरिट होएगी क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिव देखो, बाकी मतलब तीन ही पॉजिटिव ऑप्शंस हैं और तीन ही ऑप्शंस मैक्सिमम आप दे सकते हो। अच्छा, ए बी सी डी भी तो है। Okay, so to develop among students the ability to tolerate ambiguity. इंक्वायरी में आप एम्बिग्यूटी टॉलरेट क्यों करोगे? आप तो उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करना पड़ेगा ना। एम्बिग्यूटी को टॉलरेट का वर्ड मुझे समझ नहीं आया भाई यहाँ पे पर्सनली, बिकॉज टॉलरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है। बिल्कुल अग्री है कि स्किल्स आप डेवलप करोगे, क्रिएटिव इंक्वायरी की स्ट्रेटजीज की चीजें बच्चों में डेवलप होंगी, क्रिएटिविटी की स्पिरिट जो है वो डेवलप होगी, बट एबिलिटी टू टॉलरेट एम्बिग्यूटी तो नहीं होना चाहिए। बट एबिलिटी है तो ठीक है, इन्होंने कंसीडर किया क्योंकि आंसर तो यही दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी। अदरवाइज सी जो है वो यहाँ से हट सकता है। बाकी ठीक है, ऑप्शन में ए बी सी ना ए बी डी है, तो देखो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था टेक्निकली मेरे हिसाब से, बट राइट आंसर की में जो आंसर दे रखा है वो ए बी सी डी है। सो एबिलिटी या ये भी कुछ ना कुछ डेवलप ही हो रहा है, वही सोच के आपको ये टिक करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट यूज्ड व्हेन टीचर्स डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे बेस्ट होंगी? क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज असाइन कर रहे हो तो इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थोड़ा ना दोगे आप। जब आप बेसिक टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लिसिट नॉलेज पढ़ा रहे हो, चीजें कर रहे हो, यहां पे आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। ठीक है, जब बहुत सारे पाथवेज हैं उसमें से बच्चा चूज करेगा, एक्सप्लोर करेगा, एनकरेज कर रहे हो आप क्रिएटिविटी के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस तीनों जगह प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। जब बेसिक स्किल्स आप सिखा रहे हो उस टाइम पे जो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, देन है जी आपका पैसेज। स्टॉप द वीडियो, रीड द पैसेज, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ये एक अपनी ड्रिल है इसमें, ठीक है, यही आपको करना है। सो वीडियो को रोक के पढ़िए, आंसर दीजिए। 46 का आंसर 4 रहेगा। ओके, देन अगेन वीडियो को रोकिए, पैराग्राफ को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई कीजिए। आंसर रहेगा थर्ड। 48 कोल कंजम्पशन इन रिसेंट ईयर्स, तो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो वो बताइए यहाँ पे, इसको पढ़ के आंसर रहेगा आपका फर्स्ट। 49th अगेन, रीड द पैराग्राफ, स्टॉप द वीडियो और अपना आंसर दो, आंसर रहेगा फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन, चाइना एंड इंडिया आर, तो ये क्या रहेगा आंसर बताइएगा, आंसर रहेगा सेकंड। ओके, ये हो गया जी आपका आज का क्वेश्चन पेपर जो हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ आई हो चीजें। दिस इज वेरी हेल्पफुल। प्लीज पीवाईक्यूज करके जाइए। अगर आप लास्ट तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आप वो अच्छे बच्चे हैं जो कि सारी की सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और उन पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो अपनी रिस्पॉन्स शीट या जो भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके देखते हो उसको एनालाइज करो, कहाँ गलती हो रही है, ताकि अगली बार जब मैं क्वेश्चन पेपर डालू नेक्स्ट, उसमें वो गलती मत करना। सिली मिस्टेक से बचना है, सारी चीजें पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.